Yes, students, in this chapter, liberalism topic is a detailed topic for long question. The liberalism here, the word liber means free. लिबर एक लैटिन वर्ड है और उसमें लिबर का मतलब क्या होता है? फ्री. तो लिबरलिज्म मतलब लिबरल ग्रुप, द पीपल. लिबरल्स कौन होते हैं? लिबरल्स मीन्स जो गवर्नमेंट से फ्रीडम चाहते हैं. फ्रीडम इन विच सेंस? अब यही कंसेप्ट जो है लिबरलिज्म नेशनलिज्म के साथ जब जुड़ गया तो लोगों ने पॉलिटिकल यूनिटी बनाना शुरू किया. एंड जब लोग यूनाइटेड हुए तो ये टर्म जो है वो क्या बन गई? लिबरल नेशनलिज्म. लिबरल नेशनलिज्म का मतलब वो थिंकिंग जिसमें लोग पॉलिटिकल यूनिटी बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं और गवर्नमेंट से कुछ फ्रीडम चाहते हैं. तो ऐसे ही लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है यूरोप में बहुत फेमस हुआ. और ये जो नया कंसेप्ट कौन लेकर आए? लिबरल्स. जो सोसाइटी में एरिस्टोक्रेटिक या प्रिविलेजेस या मोनारिकल या जो कुछ डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में, डिफरेंसेस थे, उनको रिमूव करना चाहते. सो दीज पीपल दे डिमांडेड रिलैक्सेशन, फ्रीडम्स. और इनकी जो फ्रीडम थी वो किस तरह से उन्होंने डिमांड की, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर. ठीक है. अब इसमें आपने जो है अलग अलग मीनिंग आपको याद होना चाहिए कि लिबरल नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये 3 तरह का कंसेप्ट था. पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है. इसमें आपने पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल स्फीयर के बारे में बताना. देन इज इकोनॉमिक, देन थर्ड इज सोशल. सोशल लिबरलिज्म. सबसे पहले पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब जो लिबरल्स थे पॉलिटिकली वो क्या चाहते थे? उनका ये मानना था राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल. राइट टू वोट यानी कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म में लोगों ने डिमांड की कि उनको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए. शुरू में तो ये मेल के लिए था. ठीक है. पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फॉर इलेक्शन, यानी कि अपने रूलर्स को रिप्रेजेंट या इलेक्ट करने का राइट जो है वो इनको मिलना चाहिए. दे आल्सो वांटेड टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी चाहते थे कि उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए. ठीक है. गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की राय के साथ जो है वो चुनी जाए विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस. देन दे वांटेड दैट ऑटोक्रेटिक सिस्टम शुड बी रिमूव्ड. जो किंग की अनलिमिटेड पावर्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए. दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो पॉलिटिकल लिबरल चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, दे वांटेड should constitution should be in the country and the powers of king should be divided by the parliament. They believed in parliament. वो parliament में believe करते थे. ठीक है. Again I am telling you, the people who demanded political liberalism, they favored right to vote, they favored equality before law. ठीक है. They were interested that all the people should be given equal rights. Then they were interested that constitution should be in the country and parliament should limit the powers of king. तो ये था पॉलिटिकल लिबरलिज्म. ठीक है. देन इकोनॉमिक लिबरलिज्म मेन किन्होंने डिमांड किया? ये थी सिटीजन्स की डिमांड. ये थी बिजनेसमैन, जो लोग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट से, ठीक है, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता था. इनके लिए फ्रीडम क्या थी? फ्रीडम ऑफ मार्केट. ये चाहते थे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब ये ट्रेड करे तो गवर्नमेंट इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए. दे वांटेड टू अबॉलिश रिस्ट्रिक्शंस.
ये चाहते थे कि गवर्नमेंट जो इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है उसको रिमूव कर दिया जाए। एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। गुड्स मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी आइटम्स है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग के लिए फ्रीली जाएं। सर्विसेज क्या होती है, लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो इकोनॉमिक फील्ड में बहुत से जो प्रॉफिट मेकर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, दे डिमांडेड इकोनॉमिक लिबरलिज्म टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। दे वांटेड freedom of market from one country to another and freedom of movement of goods and services from one country to another. They wanted that restriction should be abolished by the government. That was economic liberalism, freedom. Third है social liberalism, society. Society means as a citizen लोग क्या चाहते हैं कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, पॉलिटिकल ट्रीटमेंट तो मतलब हो गया ना राइट टू वोट। सोशल में इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब होता है नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कम्युनिटी, कास्ट, स्किन कलर और इकोनॉमिक स्टेटस। रिच और पुअर के बीच में जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन इसके लिए पीपल दे प्रेफर टू हैव राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। लोगों ने ये जो है वो लिबरेशन या फ्रीडम चाहिए कि उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल शुड बी गिवन सम काइंड ऑफ राइट्स। लोगों ने डिमांड किए कुछ राइट्स, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राइट्स मिलने चाहिए ताकि गवर्नमेंट उनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट ना कर सके, जैसे हमारी कंट्री में हमें फंडामेंटल राइट्स मिले गए। ठीक है, देन सोशल जस्टिस टू ऑल। सोशल जस्टिस का मतलब होता है रिच और पुअर अगर सेम क्राइम करते हैं तो उनको पनिशमेंट भी सेम मिले। इक्वल जस्टिस, सेम ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसीज शुड बी इक्वल टू ऑल। देन नो पार्शियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कई कंट्रीज में रिलीजन के बेसिस के ऊपर पार्शियलिटी होती है, तो मैनी पीपल इन द यूरोप दे डिमांडेड दैट रिलीजन शुड बी गिवन इक्वालिटी, इक्वल पावर। रिलीजियस इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सभी रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करे। दे अपोज अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ किंग, कि किंग का जो रिलीजन है, किंग अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और फेवर करते हैं, तो दे वर अगेंस्ट द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू रिलीजन्स। ठीक है, वो किंग की जो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज होती थी उसको अपोज करते थे। They also opposed dynastic rule. इन्होंने dynastic rule को भी oppose की। And in this way we can say that they demanded many rights should be given to citizens in the country. तो ये है social liberalism। तो ये पूरा concept जो है वो अपने long question के लिए prepare करना है। Liberalism का मतलब क्या होता है? Liber means Latin word है free, freedom. Many people they demanded freedom in different aspect. Politically liberalism का मतलब होता है right to vote, political rights, political parties, contest elections, economic sphere में market, businessman, and social concept में discrimination, right should be given, no discrimination on the basis of color, skin color, religion, and you can say economic status. So at that time this concept became very popular, and इसी का result जब economic liberalism जो है वो यूरोप में बहुत फेमस हुआ। ठीक है, इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि काफी लोगों को बिजनेस फ्रीडम जो है वो मिली, और बिजनेस फ्रीडम इन द फॉर्म ऑफ जॉल वेरन। अब ये नया कंसेप्ट आपके लिए इकोनॉमिक लिबरलिज्म का कंसेप्ट, वो लॉन्ग क्वेश्चन, उसी का रिजल्ट आगे क्या था? जॉल वेरन। क्या था ये जॉल वेरन बच्चे? ठीक है, जॉल वेरन का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ यूनियन, कस्टम यूनियन। अब नाम से पता लगता है कि जॉल वेरन कस्टम, अल्टीमेटली किसको बेनिफिट मिला? बिजनेस क्लास, मर्चेंट्स, और उनको क्या मिला? इकोनॉमिक लिबर्टी। ठीक है, कैसे? अब ये कौन से ईयर में बना? सबसे पहले अपने ईयर याद रखना।
1834 में जॉल वेरिन बना था। अब इसके बनने से पहले सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं थी। बिजनेसमैन दे वर वरीड अबाउट देयर बिजनेस बिकॉज मैनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैड टू फेस। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, इसको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में हमने बताना है। तो दिस कंसेप्ट कैन कम इन 3 मार्क्स और 1 मार्क और इन 5 मार्क्स। देन जॉल वेरिन क्या है? जॉल वेरिन एक कस्टम यूनियन थी। ये कस्टम यूनियन 1834 में बनी एंड अल्टीमेटली इट वाज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरटी और इकोनॉमिक लिबरलिज्म व्हेन मैनी पीपल दे डिमांडेड इकोनॉमिक लिबर्टी इन द बिजनेस और इन द एक्टिविटीज, मर्चेंट एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने एग्जाम्पल, वैसे तो पूरे यूरोप में अलग अलग लिबर्टी मिली, लेकिन हमने जस्ट एक एग्जाम्पल पिक करके बताना है कि किस तरह से कौन सी कंट्रीज या कौन सी ऐसी डायनेस्टीज थी जिन्होंने इसको प्रेफर किया या जिन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो जर्मन कन्फेडरेशन, ऑफ 39 स्टेट्स। हमने यूरोप में से सिर्फ इनको मेन स्टडी करना है पहले, और जस्ट एक एग्जांपल के द्वारा बताना है कि इकोनॉमिक लिबर्टी कैसे मिली। ठीक है, जर्मन कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है कि द पीपल इन दीज एरियाज दे स्पोक जर्मन लैंग्वेज एंड अर्लियर दीज एरियाज वर कंट्रोल्ड बाय नेपोलियन। लेकिन नेपोलियन की डेथ के बाद या बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, ठीक है, ये जो 39 स्टेट्स जो जर्मनी का पार्ट थी, ठीक है, प्रशिया, जर्मनी जो थी बेटा, आज के टाइम में जर्मनी इसका मॉडर्न नेम है। इन अर्लियर द नेम ऑफ जर्मनी वाज प्रशिया। ठीक है, तो प्रशिया जो है वो जर्मनी का पुराना नेम माना जाता है। एंड इनिशिएटिव यानी कि जॉल वेरिन जो है वो एस्टेब्लिश करने का इनिशिएटिव जो है वो प्रशिया ने लिया। प्रशिया वाज वन ऑफ द एरिया ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। 39 स्टेट्स में से प्रशिया एक एरिया था। ठीक है, इनके किंग थे, मोनार्की सिस्टम था उस टाइम पीरियड में। एंड अगर 1834 से पहले की बात की जाए, यानी कि इससे पहले, तो सिस्टम क्या था? पुराना सिस्टम, ओल्ड सिस्टम क्या था? थर्टी 39 स्टेट्स की करेंसीज अलग अलग थी, हर स्टेट की अपनी करेंसी, और लेकिन कुछ स्टेट्स की कॉमन भी थी। तो टोटल कितनी करेंसीज थी? 30 करेंसीज। अब सपोज आप ये सोचो कि अगर इंडिया में टोटल स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी करेंसी हो, पंजाब की अपनी हो, महाराष्ट्र की अपनी हो, तो कितना मुश्किल। दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय एट दैट टाइम इन द यूरोप व्हेन मर्चेंट्स they traveled from one area to another because each state had its own currency. टोटल कितनी थी? 39 स्टेट्स, लेकिन कुछ स्टेट्स की कॉमन भी थी। जैसे अगर हम ये कहें कि पंजाब और महाराष्ट्र की कॉमन हो गई, ठीक है, तो टोटल करेंसीज एट दैट टाइम बिफोर 1834 कितनी थी? 30 करेंसीज। ठीक है, दूसरा क्या था? टैरिफ बैरियर। एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी, टैरिफ देना पड़ता था। जैसे आप कहते हो ना टोल टैक्स होता है, ऐसे ही क्या होता था? कस्टम ड्यूटीज। मर्चेंट्स को अपनी आइटम्स के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता था मैनी टाइम्स व्हेन दे क्रॉस द एरियाज। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब वो जाएंगे तो उनको क्रॉस करते हुए उनको कस्टम ड्यूटीज अलग अलग देनी पड़ती। टैरिफ बैरियर्स थे, बैरियर्स का मतलब होता है हर बैरियर पे उनको रुक के अपने सामान के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल आपने बताना है, कोई भी एक एग्जाम्पल बता सकते हो। जैसे इनमें से कोई भी दो स्टेट का नाम, हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपने इसमें बताना है कि जब एक मर्चेंट जो था वो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग ट्रेवल करता था, ठीक है, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग वो ट्रेवल करता था, उसको 11 कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती थी। आप ये सोचो कि कितनी बार कस्टम ड्यूटीज पे करेगा तो बिजनेसमैन को कितना लॉस होगा।
उनको आइटम्स के ऊपर बार बार कस्टम ड्यूटीज पे करना पड़ता था, तो बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो उस टाइम पीरियड में कितना जो है वो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा और कितना कॉस्टली होगा, और चीजों के रेट प्राइसेस कितने बढ़ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मर्चेंट्स ने उनको क्या करना है, उसमें प्राइस में ऐड कर देना अलग अलग। एंड और क्या प्रॉब्लम थी, वेटिंग सिस्टम अलग था। चीजों को वेट करने के स्केल वो अलग अलग थे इन स्टेट्स में, और ऐसे में लोगों को प्रॉब्लम क्या आती थी, बिजनेसमैन को एक एरिया में उसका वेट अलग होता है, दूसरे एरिया में उसका वेट अलग होता है, तो ऐसे में टाइम कंज्यूमिंग एंड टाइम वेस्टिंग, ये बहुत टाइम वेस्टिंग था। बिजनेस एक्टिविटीज वर नॉट इजी, बिजनेसमैन के लिए इजी नहीं था एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसका एक एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल तो आपने ये दे दिया, इसमें आपने बता दिया कि ड्यूटीज क्या पे करनी पड़ती थी, और आपने इसमें क्या बताना है, एक और एरिया, अलग अलग एरिया, जैसे एक न्यूरमबर्ग, इनमें से एक और स्टेट थी जैसे फ्रैंकफर्ट, एक स्टेट थी मेन्स। अब किसी अगर कोई क्लोथ मर्चेंट है, उस क्लोथ मर्चेंट ने अलग अलग एरियाज में अपने क्लोथ को सेल करना, लेकिन उस टाइम में जैसे हम कहते हैं, जैसे आज के टाइम पर में मीटर्स में हम क्लोथ को मेजर करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में कैसे मेजर करते थे, एले। व्हाट वाज एले? एले वाज द मेजरमेंट स्केल ऑफ क्लोथ। क्लोथ को मेजर करने के लिए जो स्केल होता है, जैसे हम कहते हैं ना 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ऐसे उस टाइम पीरियड में यूरोप में जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स में कपड़े की जो मेजरमेंट है उसको क्या बोलते थे, इले। अब कोई पर्सन अगर फ्रैंकफर्ट जा रहा है, तो वहां पे 1 इले was equal to 54.7 सेंटीमीटर। अगर कोई न्यूरमबर्ग जा रहा है, तो वहां पे 1 इले was equal to 65.6 सेंटीमीटर। और अगर कोई मेंस जा रहा है, तो 1 इले was equal to 55.1 सेंटीमीटर। अब आप ये देखो कि अगर कोई पर्सन है, क्लोथ मर्चेंट है, उसने इन अलग अलग स्टेट्स में अगर बिजनेस करना है, फ्रैंकफर्ट में उसका जो क्लोथ है उसकी सेंटीमीटर अलग होगा, न्यूरमबर्ग में अलग होगा, और मेंस में अलग होगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब क्लोथियर मर्चेंट को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना होता था, उनको बहुत प्रॉब्लम आती। मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया इकोनॉमिक लिबरलिज्म में लोगों की क्या डिमांड, दे वांटेड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, free market from one place to another, and they wanted to change the modern system. They wanted to change the at that time the system. ठीक है, and in this way many people, many businessmen, many merchants, they put their demands in front of government, जो उस टाइम में गवर्नमेंट थी। एंड इनमें से प्रशिया जो स्टेट थी उसने इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने क्या किया, इन सभी स्टेट्स के साथ मिलकर एक कस्टम यूनियन बनाई जिसको कहा गया जॉलबैरिन। जॉलबैरिन क्या है, एक कस्टम यूनियन थी, 1834 में बनी थी, और अल्टीमेटली इसका जो इनिशिएटिव किसने लिया, जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, रशिया ने इनिशिएटिव लिया। इसमें आपने बताना है कि पुराना कंसेप्ट क्या था, 2 मेन एग्जांपल आपने बताने हैं। एक आपने बताना टैरिफ बैरियर, जब कोई पर्सन हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग जाता था तो उसको अलग अलग कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी, जिससे कि चीज़ों का रेट बढ़ जाता था और उनको टाइम बहुत वेस्ट होता था। दूसरा, क्लोथ मर्चेंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने में वेटिंग स्केल चेंज होते रहते थे। सपोज आप ये एग्जांपल हो कि अगर किसी ने इंडिया में जो बिजनेसमैन है, पंजाब में वेटिंग स्केल अलग हो और महाराष्ट्र में अलग हो, साउथ इंडिया में अलग हो, तो वो पर्सन तो कन्वर्ट ही करता रहेगा, टाइम वेस्ट होगा, और दिस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। सो with this we can say that at that time in 1834 they formed custom union। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, क्या रिजल्ट निकला नाउ, अब ये था तो ओल्ड सिस्टम, न्यू सिस्टम में क्या हुआ, earlier 30 currencies were there, now 30 करेंसीज को हटाकर कितनी करेंसीज रखी, ओनली 2। यानी कि 30 में से 28 करेंसीज को खत्म कर दिया
और सिर्फ 2 करेंसीज ऑप्शन रख दिया, 2 करेंसीज, यानी कि 39 स्टेट्स 2 करेंसीज में से कोई भी करेंसी ऑप्ट कर सकती है। ठीक है, पहले कितनी थी, फिर भी बहुत फर्क पड़ा, पहले 30 करेंसीज थी, अब 30 को रिड्यूस करके कितनी कर दिया, 2 करेंसीज। ऑप्शन दे दिया गया, स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो दोनों में से कौन सी करेंसी जो है वो अडॉप्ट कर सकती। दूसरा क्या किया गया, सेम वेटिंग स्केल, चीजों को वेट करने का स्केल सेम कर दिया। एंड एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, जगह जगह जो कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी उनको रिमूव कर दिया। So that was the result of economic liberty, economic liberalism. When people they demanded economic liberty, then Zollverein was formed. This is the one of the example कि यूरोप में उस टाइम पीरियड में किस तरह से लोगों ने डिमांड किया और लोगों को इकोनॉमिक लिबरलिज्म मिला। तो learn these points. I'm going to take your attendance. Wait for 1 minute. I can see 42 students on my screen. Yes. So this was all about the Zollverein. तो मैंने आपको लिबरल नेशनलिज्म का कंसेप्ट हो गया हमारा, एंड नेक्स्ट इज Zollverein. ठीक है, हाँ जी. Now I can see 42 students on my screen. Concept of Zollverein is clear to you. You can write any point, 1 mark, 3 mark, 5 marks में अगर आता है. Like 1 mark question we can discuss from this topic. What do you mean by liberalism? Liberalism means the you can say the philosophy in which people they demanded freedom from the government. Liber means free. What was economic liberalism? In 1 mark, economic liberalism means in the economic free movement of goods and services and market from one country to another. What do you mean by political liberalism? Right to vote and government should be consent with the all. Social means no discrimination on the basis of caste, color, skin, and economic status. Rights should be given to all. Okay? Then Zollverein. What do we mean by Zollverein? Zollverein was a custom union that was formed in 1834 in Europe. Okay? Then which state took initiative to form Zollverein? Prussia, from German Confederation of 39 states. Okay? How many currencies were before 1834? There were total 30 currencies. And how many currencies were removed? And how many currencies were adopted? So 30 में से 28 निकाल दो. 2 currencies were adopted after 1834. Then आपने बताना है that what do you mean by alley? Alley क्या था? Alley was a you can say measurement of cloth, and before 1834 its measurement was different in the different areas. For example, Nuremberg, Mainz, and Frankfurt. The you can say scale of this measurement was totally different. How many custom duties people had to pay from Hamburg to Nuremberg? 11 custom duties, and it was not profitable. So businessmen they increased the price of commodities. Businessmen क्या करते थे? वो अपना सारा लॉस जो था वो कमोडिटीज में ऐड करके चीजों के रेट बढ़ा देते थे, तो जिससे चीजों के प्राइसेस जो रेट्स है वो बहुत बढ़ रहे थे. This was very you can say at that time problematic. So that's why economic liberalism through you can say this new concept, people they raised their voice against the government and they got the union in Europe. अगर यूरोप की बात करें तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल बताया. So many countries, different methods were there, but we have discussed any one example from the Europe. Clear? Yes. After that, next बच्चे आपका जो टॉपिक है that is about the revolutionaries.
अभी जॉल वेरिन में अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क. दिस इज द न्यू कंसेप्ट फॉर यू. आपने ये 9th में नहीं किया हुआ ना, ठीक है? तो अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क. यस, यू कैन आस्क योर डाउट बेटा फ्रॉम एनी टॉपिक लाइक लिबरलिज्म, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और जॉल वेरिन. एनी डाउट, आस्क योर डाउट बेटा. यस अरमान, हाँ जी बेटा. मैम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो नेपोलियन या फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने वेटिंग सिस्टम को ठीक कर दिया था और करेंसीज को भी सेम कर दिया था. हाँ, तो आफ्टर क्या बैटल नेपोलियन, ऑफ आपको पता है आफ्टर नेपोलियन अगेन वीना ट्रीटी वाज एस्टैब्लिश्ड 1815. यस मैम. एंड ओल्ड सिस्टम, पुराना सिस्टम फिर से आ गया था, कंजर्वेटिव ऑर्डर. तो काफी हद तक फ्रांस में जो चेंजेस आए थे ना, वीना ट्रीटी के कारण उनको अंडू कर दिया. अंडू का मतलब होता है जो चेंजेस हुए उनको फिर से मोनार्की सिस्टम आ गया. बर्बन डायनेस्टी आ गई थी, सेंसरशिप आ गई थी, लोगों को राइट्स जो थे वो वापस गवर्नमेंट ने वापस ले लिए. तो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम. ठीक है, नो डाउट नेपोलियन बोनापार्ट ने वेटिंग सिस्टम को इक्वल किया था, लेकिन नेपोलियन के बाद कंजर्वेटिव ऑर्डर फिर से वापस आ गया. और इस कंजर्वेटिव ऑर्डर को अपोज करने के लिए जो नया ग्रुप आए, उन ग्रुप को क्या कहा जाता है? लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, पॉलिटिकल, नया नया कंसेप्ट, फिलॉसफी. हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं. ये फिलॉसफी में आपको अलग अलग ग्रुप्स का फिलॉसफी आइडिया, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज, what is the meaning of liberal ideas, what is the meaning of revolutionary ideas. तो लोगों ने गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स अडॉप्ट किए. some believed in political liberalism, some believed in social liberalism, some believed in economic liberalism, some believed in revolutionary ideas, and many people they brought revolution in the Europe after. अब हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बाद का टाइम पीरियड पढ़ना है. यूरोप में अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या, तो हमने अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग लाइक जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये कुछ कंट्रीज को हमने स्टडी करना. हमने 9th में सिर्फ स्टडी किया था फ्रांस. अब हमने इस चैप्टर में मेन 3 कंट्रीज को डिटेल में और स्टडी करना है. फ्रांस के अलावा जर्मनी, हम जर्मनी की बात करें ना इसमें, देन इटली एंड नेक्स्ट इज ब्रिटेन. तो नेक्स्ट हमारे वो टॉपिक है जिनमें हम उन कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे. इट इज क्लियर? क्लियर बेटा? यस मैम.